हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट का जो वीडियो है इस चैप्टर का वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिलहाल आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2। वो चैप्टर का नाम वही है, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जब हम टॉपिक की बात करेंगे तो टॉपिक हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं हम कि जो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, बात किसके लिए चल रही है, प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के लिए चल रही है। तो हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं ये श्योर नहीं है, किसके लिए श्योर नहीं है कि प्रोकैरियोटिक स्पीशीज का टोटल नंबर कितना होता होगा। फिर से एक बार समझेंगे, अगर हम प्रोकैरियोटिक स्पीशीज की काउंटिंग की बात करें तो टोटल नंबर इनका अभी तक पता नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिस्ट ही नहीं श्योर है। अब क्यों नहीं श्योर है, उसके दो कारण यहाँ पे बताए गए। नंबर एक कारण क्या है, इनके पास कोई विशेष विधि नहीं है कि ये माइक्रोबियल स्पीशीज को पहचान पाए। ठीक है ना। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो कोई कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड नहीं है इनके पास, ठीक है, जो इन माइक्रोबियल स्पीशीज को अच्छी तरीके से समझ पाए या पहचान पाए। दूसरी बात हम ये करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, कई ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जिनको कि कल्चर नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आया, अगर बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं इनका टोटल नंबर अभी तक नोन क्यों नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसके दो रीज़न होंगे। एक तो बायोलॉजिस्ट के पास, जो हमारे जीव वैज्ञानिक हैं, उनके पास कोई टैक्सोनॉमिक मेथड अभी नहीं है जिससे ये माइक्रोबियल स्पीशीज़ को पहचान पाए। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारी ऐसी माइक्रोबियल स्पीशीज़ होती हैं जिनको कि लेबोरेटरी में हम कल्चर नहीं करवा सकते। अब अगर नीट की रिगार्डिंग बात करें, ठीक है, अगर नीट की रिगार्डिंग बात करें तो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को का जो टोटल नंबर है, ठीक है, वो अभी तक नहीं मालूम। क्यों? बिकॉज नो सुटेबल मेथड टू आइडेंटिफाई द माइक्रोबियल स्पीशीज। सेकेंड थिंग, इन लैबोरेटरी वैरायटी मैनी स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर्ड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट पेज की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता के पैटर्न क्या होते हैं। तो जब पैटर्न की बात आएगी तो यहाँ से नीट के रिगार्डिंग ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है इक्वेटर, मतलब हम अर्थ की बात कर रहे हैं। इक्वेटर यहाँ पे आपको सेंटर पे मिलेगा, और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, पोल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पोल मिलने वाला है। फिर से एक बार समझेंगे, जब वो ऊपर की तरफ जाओगे तो बताओगे नॉर्थ पोल है, और नीचे की तरफ जाओगे तो क्या बताओगे, वो साउथ पोल है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम इक्वेटर से, मतलब अर्थ की सेंटर पोजीशन से, ये सेंटर पोजीशन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा हिंदी में बोलते हैं, पोल पे जब जाएंगे, ध्रुव पे जब जाएंगे तो क्या परिवर्तन आता है जैव विविधता में, बायोडायवर्सिटी में। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है कि जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज की जो डायवर्सिटी है, जाति की जो जैव विविधता है, वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, वो घटती चली जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर इस लाइन की बात करिए आप, ट्रॉपिक्स। जब आप ट्रॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज। ट्रॉपिक किसको बोला जा रहा है? इसी को बोला जा रहा है, इक्वेटर को बोला जा रहा है ट्रॉपिक। तो ट्रॉपिक पे स्पीशीज की संख्या जो होगी मोर होगी, ठीक है, देन टेम्परेट। अब इस पोल को हम टेम्परेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्परेट। इसको हम टेम्परेट भी बोलेंगे। तो नॉर्थ टेम्परेट हो गया और साउथ टेम्परेट हो गया। तो टेम्परेट पर
स्पीशीज़ का जो नंबर होगा डाइवर्सिटी का वो कम होगा। अब एक बात कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या नीट जैसे एग्जाम में, ठीक है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में तो बहुत पॉसिबिलिटी कमी होती है, लेकिन नीट के एग्जाम में ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। 23.5 डिग्री N टू 23.5 डिग्री S पर स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होगी वो मोर होगी या लेस होगी देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इनको ध्यान में जरूर रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पीपीटी को फॉलो करते हैं, पेज को। अब चलते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइनें हमारे पास गिवन है बस आपको इनको फॉलो करना है। कोलंबिया की जब बात करेंगे, कोलंबिया में तो नियर इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास होगा, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास होगा, तो नंबर ऑफ जो बर्ड स्पीशीज है 1400 स्पीशीज। इंडिया की जब बात करेंगे, इंडिया में इक्वेटर पर 1200 से ज़्यादा स्पीशीज हैं। न्यूयॉर्क में 105 स्पीशीज हैं, ग्रीनलैंड में 56 स्पीशीज है। तो डेटा आपका यहाँ से घूम भर के पूछ के आएगा, ठीक है। नियर इक्वेटर कोलंबिया में बर्ड का नंबर 1400। इंडिया में ट्रॉपिक्स पे कितना होगा? मोर देन 1200 स्पीशीज। न्यूयॉर्क में 41 डिग्री एन पे क्या होगा? 105 स्पीशीज। ग्रीनलैंड में 71 डिग्री एन पे क्या होगा? नॉर्थ पे क्या होगा? 46 स्पीशीज। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन होता है, लाइक इक्वेटर है अप टू 10 टाइम ऑफ वैस्कुलर प्लांट, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन होता है उनके पास 10 टाइम वैस्कुलर प्लांट स्पीशीज होती हैं कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन, ठीक है, लाइक मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे वैस्कुलर प्लांट का नंबर ज़्यादा मिलेगा टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन के कंपेयर में, ठीक है। तो वीडियो को जब आप कई बार सुनेंगे, फॉलो करेंगे, तो चीज़ें अपने आप कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आप जब सुनेंगे ध्यान से, कई बार रीडिंग लगाएंगे अपनी एनसीईआरटी की, रेफरेंस बुक की, तो ही बातें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ से कि एक की पॉइंट नज़र आया, ठीक है, क्या नज़र आया? पीछे भी लोग फॉलो करके आ रहे हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन, ठीक है, हैव अप टू 10 टाइम ऑफ वैस्कुलर प्लांट स्पीशीज एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्गी होंगे, ब्रायोफाइट्स होंगे, या टेरिडोफाइट्स होंगे, या जिम्नोस्पर्म्स होंगे, तो हम आपको बता दें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स ये वेस्कुलर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे इनका जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में, ठीक है। अब देखिए, ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट का एक डेटा अवेलेबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। अगर कंप्लीट इंटायर अर्थ की बात करिए तो उसका कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर अगर सबसे अधिक अगर जैव विविधता मिलती है तो कहाँ मिलती है? साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में मिलती है, ठीक है। जहाँ पे बताया गया प्लांट्स कितने मिलेंगे? 40,000 से ज़्यादा स्पीशीज मिलेंगी। फिशेस की मिलेंगी 3,000 स्पीशीज, बर्ड्स की 1300 स्पीशीज, एंड मैमल्स की 427 स्पीशीज, एम्फीबियंस की 427 स्पीशीज, रेप्टाइल्स की 378 स्पीशीज और इन्वर्टिब्रेट की 1,25,000 स्पीशीज। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए वीडियो को कई बार ध्यान से सुने, ठीक है। कई बार आप सुनेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। और अपनी एनसीईआरटी को पढ़ें, रेफरेंस बुक को पढ़ें, ठीक है। अब देखिए, अब पीछे की लाइन हम लोगों ने फॉलो की थी कि जो ट्रॉपिक्स होता है, ठीक है, जो इक्वेटर होता है उसके पास बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच कैसे हो गई? तो उसके 3 रीजंस हैं, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस? ऐसे कौन से कारण हैं जहां पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिल रही है? ट्रॉपिक्स पर
ठीक है, मतलब इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्यों मिल रही है, उसके 3 कारण हैं, 3 रीजंस हैं। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन का टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। ट्रॉपिक्स हैड मोर एवोल्यूशनरी टाइम, ट्रॉपिक के पास, भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा टाइम था। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे सीजनल वेरिएशन कम मिलते हैं, रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है, मतलब जो वातावरण होता है वो स्थिर होता है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते। दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी, सबसे ज़्यादा सौर विकिरण को ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन का है, इक्वेटर का है। यही कारण है कि यहाँ पे उत्पादकता भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर से एक बार सुनेंगे। इक्वेटर पर या ट्रॉपिकल जोन पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलने का कारण क्या है? नंबर 1, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इवोल्यूशनरी टाइम मिला था। दूसरी बात क्या है? नंबर 1, नंबर 2, कांस्टेंट इन्वायरमेंट मिलता है, स्थिर वातावरण मिलता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है? यहाँ पे 3rd नंबर की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को, सौर विकिरण को या कहते हैं सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने वाला क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है। क्लियर? अब आपके पास आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो नीट जैसे एग्जाम में क्या होता है, इस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे ऐसा एक ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा और ग्राफ पे एक फॉर्मूला पूछ देगा। एक फॉर्मूला अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, और ये ऐसे इस तरह के ग्राफ बना देगा और पूछेगा कि कौन सा ग्राफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात है। अब बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग की बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग बस आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने का जो क्रेडिट है किसको जाता है। तो आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। तो ये नीट में भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की जो स्टडी है वो किसने की थी? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने की थी, जो कहाँ के थे? साउथ अमेरिकन जंगल्स में उन्होंने स्टडी ऐसे की थी। ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज द एक्सप्लोर्ड एरिया। इसका यहाँ पे अर्थ ये निकलता है कि जैसे जैसे हम क्षेत्र को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, मतलब जातियों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को अध्ययन किया था। कहाँ पे अध्ययन किया था? साउथ अमेरिका के जंगल्स में किया था। अब उन्होंने बताया कि ऐसा है, जातियों की जो विविधता है उसमें अधिकता होती चली जाएगी जब तक हम एरिया को बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। क्लियर? चलिए, तो ये ग्राफ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन के लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। और ये जो कर्व ग्राफ बना हुआ है s इक्वल टू सी ए की पावर z। ठीक है, यहाँ पे s क्या दिखाता है? स्पीशीज रिचनेस को दिखाता है, a एरिया को दिखाता है, और c क्या दिखाता है? y इंटरसेप्ट को दिखाता है, y इंटरसेप्ट को दिखाता है। z क्या दिखाता है? स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, z ये स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले 2 आप याद रखेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, जेड की वैल्यू। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस इन एंड गिवन एरिया इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ध्यान में रखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है जब भी हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जेड वाली बात है, तो जेड की जो वैल्यू होती है स्मॉल एरियाज के लिए, ध्यान रखेंगे बहुत छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं 0.1 से 0.2 के लिए होती है, लेकिन लार्जर एरियाज जो होती है, ठीक है, जहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 से 1.2 की होती है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, जो बड़े एरियाज होंगे, जैसे जहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे? फ्रूगीवोर्स बर्ड, जो चिड़िया, जो पक्षी फलों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। दूसरी बात क्या है? मैमल्स इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स
इनके पास जो जेड की वैल्यू होती है 1.15। तो आपको 3 वैल्यूज़ याद रखनी है। 0.1 से 0.2 की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल एरियाज़ के लिए होगी, लेकिन लार्ज एरियाज़ जो होंगे, ठीक है, वहाँ पे जेड की वैल्यू होगी 0.6 टू 1.2। यहाँ पे ग्राफ लाइन कैसी होगी, स्टीपर होगा, ये स्टीपर लाइन, ठीक है। और जैसे एग्जांपल की बात कर ले, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स होती हैं, मैमल्स होते हैं, उनके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1.15 होती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का एक पिक्चर बना हुआ है, डेविड तिल्मान, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेविड तिल्मान, प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन टोटल बायोमास। तो डेविड तिल्मान जी क्या कह रहे हैं, प्लॉट जो होता है, जो ग्राफ बनता है मोर स्पीशीज के साथ, शो लेस, कम होता चला जाता है, ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होते चले जाते हैं। इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन टू हायर प्रोडक्टिविटी, अगर हम डाइवर्सिटी इंक्रीज करवा दें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इट इज़ एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम हेल्थ एंड द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। तो ये इकोसिस्टम की हेल्थ को तो ठीक है मेंटेन रखता ही है, लेकिन ह्यूमन के सर्वाइवल को भी ये बढ़ावा देता है। अगर हमने अपने पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, अगर डाइवर्सिटी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हम समाप्त हो चुके होंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि इंटायर सिस्टम में, संपूर्ण पारितंत्र में सभी जीवों का अपना एक योगदान होता है, और जब सभी के योगदान समाप्त हो जाएंगे तो अकेला मनुष्य क्या कर लेगा, यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है? इसलिए हमें अपने इकोसिस्टम को बचा के रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना है, जंगलों को सेफ रखना है। कोई जंगल सेफ रहेंगे तो एनिमल सेफ रहेंगे, एनिमल सेफ रहेंगे तो जंगल तो सेफ रहेंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। हम लोग भी सेफ रहेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम से रेफरेंस तो है ही, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये किसने दिया था? पॉल इनरिच ने दिया था, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम की अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि वो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, रावेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो समझते हैं क्या है। इट इज एन एनालॉगी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो रावेट पॉपर हाइपोथेसिस है, फिर से एक बार समझेंगे। रावेट पॉपर हाइपोथेसिस ये एक एनालॉगी है, मतलब एक तुलना की जा रही है, क्या समझाने के लिए कि हम अपनी जैव विविधता के महत्व को कैसे समझें। तो इसको समझाने का जो श्रेय है वो स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल इनरिच को जाता है। तो फिर से एक बार समझेंगे, रावेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है। ये एक तरीके की तुलना है, और इसकी तुलना कहाँ से की गई? एरोप्लेन से की गई है। इसमें ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कितनी महत्वपूर्ण है, और इसको समझाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट को जाता है, जिनका नाम है पॉल इनरिच, ठीक है। अब समझते हैं जरा पॉल इनरिच क्या बताने वाले हैं। तो पॉल इनरिच का कहना था कि ऐसा है कि हमारा जो एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन, इस एरोप्लेन को हम कहाँ से कंपेयर कर लें? इकोसिस्टम से कंपेयर कर लें। तो अगर हम एरोप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर करते हैं तो एरोप्लेन में जैसे सभी पार्ट होते हैं ना, ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू? राइवेट के थ्रू। राइवेट मतलब कह सकते हैं, स्क्रू कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। कोई सभी जो पुर्जे होंगे, सभी जो पार्ट होंगे, कहीं न कहीं से किसी न किसी कैसे जुड़े होंगे ना, राइवेट के थ्रू, पेंच, चूड़ीदार पेंच के थ्रू, स्क्रू के थ्रू जुड़े होंगे। अगर पैसेंजर पॉप राइवेट क्या करें? उन पुर्जों को या चूड़ीदार पेंच को निकालते रहे एक एक करके, तो क्या होगा? उसकी तुलना कहाँ से कर ली? एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज से कर ली। मतलब हम इकोसिस्टम से अगर धीरे धीरे जातियों को ऐसे ही मारते चले जाएंगे, जंगलों का विनाश करते चले जाएंगे, तो जातियां भी तो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। तो इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। तो इस तरीके से यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे जैसे स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होता चला जाएगा, वैसे वैसे इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? सीधे तो प्रभावित नहीं करेगा,
लेकिन जब इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मोर एंड मोर राइवेट आर रिमूव्ड, धीरे धीरे सभी पेचों को निकाल दिया जाएगा, तो प्लेन क्या हो जाएगा? डेंजरसली वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। फिर वो भाई सारे पुर्जे ढीले हो रहे हैं तो क्या होगा? प्लेन बचेगा कैसे? नहीं। तो ऐसे ही अगर हम अपने पारितंत्र से, इकोसिस्टम से, पारिस्थितिक तंत्र से, इकोसिस्टम से सभी स्पीशीज को धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करते जाएं, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी कि हमारा इकोसिस्टम तो डिस्ट्रॉय हो गया। और जब डिस्ट्रॉय हो गया तो उस पोजीशन में ह्यूमन का सर्वाइवल क्या इतना आसान हो पाया? नहीं हो पाया। तो लास्ट में कहना चाह रहे हैं, लॉस ऑफ रैबिट ऑन द विंग्स, ठीक है, इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ्टली। अगर विंग के स्क्रूज को निकाल दिया जाए तो क्या प्लेन सेफ्टली फ्लाइट कर पाएगा? लॉस ऑफ फ्यू राइवेट ऑन द सीट और विंडो इनसाइड द प्लेन। अगर हम सीट के राइवेट को निकालते हैं, विंडो के राइवेट को निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ से जो विंग्स होते हैं उनके राइवेट को निकाल लें तो फ्लाइट डेंजरसली हो जाएगी, ठीक है। मतलब प्लेन उड़ रहा हो और आपने क्या किया, विंग्स के राइवेट को निकाल दिया, पेच को निकाल दिया, तो क्या होगा? प्लेन सीधे नीचे। बात समझ आ रही? तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम से स्पीशीज को धीरे धीरे करके हम अगर एक्सटिंक्ट करते चले जाएं तो फाइनली एक ऐसी पोजीशन आएगी कि हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया, ठीक है। तो हमें नेचुरल इकोसिस्टम से मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिल पाएंगी। कॉमनली कहते हैं अगर हम जंगलों को काटते चले जाएं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। उन फॉरेस्ट से मिलने वाले जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स की बात कर लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, ठीक है, मसालों की बात कर लीजिए, ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, तो कहाँ मिल पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, ठीक है, वीडियो की लाइनों को ध्यान से पढ़िए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो आप कई बार सुनेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी और आप अपने एग्जाम में राइट आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो को सुनने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।